Hello everyone, welcome back. So we were talking about the Van't Hoff factor in the previous session. Van't Hoff factor के केस में हम कब नॉर्मली Van't Hoff factor अप्लाई करते हैं? जब कोई सब्सटेंस एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, मतलब कोई सब्सटेंस को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया और वो आयोनाइज हो गया, या किसी सब्सटेंस को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उसके मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन हो गया, डाइमराइजेशन हो गया या ट्राइमराइजेशन हो गया, तो जितने पार्टिकल्स आपने एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए हैं उतने पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होंगे. इधर देयर विल बी मोर पार्टिकल और देयर विल बी लेस पार्टिकल्स. बिकॉज ऑफ दैट द थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज विल डिफर. To remove the difference between theoretical and experimental results, the Van't Hoff factor I was suggested, right? So that is how we can say कि Van't Hoff factor को हम यूज करते हैं mostly in case of association and dissociation. Now Van't Hoff factor का वैल्यू हमें कितना लेना चाहिए या हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो देर आर टू वेज ऑफ इट. नंबर वन, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और क्वेश्चन में उसकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कितने परसेंट आयोनाइज होता है, कितने परसेंट आयोनाइज नहीं होता है, नथिंग हैज़ बीन सेड अबाउट इट. ये लाइन आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगी. तो आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दिया, लेट्स से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सम इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन, राइट? यू नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब बनते हैं तो इधर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और बेस इज स्ट्रॉन्ग और बोथ आर स्ट्रॉन्ग, राइट? इधर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और बेस इज स्ट्रॉन्ग और बोथ आर स्ट्रॉन्ग के केस में नॉर्मली 100% आयोनाइजेशन होता है, राइट? अगर किसी सॉल्ट में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% आयोनाइज होगा. अगर वो सॉल्ट है, उस सॉल्ट में एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक, या एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग, कोई एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग है, इधर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और बेस इज स्ट्रॉन्ग और बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे सॉल्ट भी नॉर्मली 100% आयोनाइज होते हैं. ये कंसेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर होता है. सो अगर आपको कंफ्यूजन है इस रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट तो प्लीज 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम यू शुड रिवाइज वंस, स्पेशली द पोर्शन ऑफ सॉल्ट. वेल वी कैन नॉट गो टू दैट टॉपिक राइट नाउ, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, आप रेफरेंस ले लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम का, सॉल्ट टॉपिक पढ़ लीजिए, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ दैट यू नो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज 100%. सो हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये कितने परसेंट आयोनाइज होता है, विल इट आयोनाइज 2%, 5% और 10%, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. तो हम उसका 100% आयोनाइजेशन अज्यूम करेंगे. अगर हम 100% आयोनाइजेशन अज्यूम करते हैं तो क्या होता है, इन केस ऑफ 100% आयोनाइजेशन, Van't Hoff factor in case of strong electrolyte, if I is not given or how many percent it ionized, this is not given, then consider it to be 100% ionized. अगर 100% आयोनाइज हो रहा है तो I का वैल्यू होगा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड. जैसे सोडियम क्लोराइड 2 आयन प्रोड्यूस करता है तो वैल्यू ऑफ I विल बी 2. पोटेशियम क्लोराइड 3 आयन प्रोड्यूस करता है, 2 आयन प्रोड्यूस करता है तो I वैल्यू विल बी 2. मैग्नीशियम सल्फेट 2 आयन प्रोड्यूस करता है तो I वैल्यू विल बी 2. पोटेशियम सल्फेट 3 आयन प्रोड्यूस करता है तो वैल्यू ऑफ I विल बी 3. 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, राइट? सो दिस इज द आइडिया अबाउट इन केस ऑफ 100% आयोनाइजेशन. वैसे नॉर्मली जो Van't Hoff फैक्टर की वैल्यू होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, रिमेंबर लिसन वेरी केयरफुली, जितना ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? इसके लिए आप 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक रेफर कर सकते हो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. मैं एक बार उसको शॉर्ट में यहाँ पे कवर कर देता हूँ. आई एम टेकिंग एन एसिड HA, it ionizes to give H++ A-. Initial concentration is C. Initially we consider it is not ionized. Initial. अब इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है अल्फा.
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज अल्फा, राइट। अगर किसी का ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का कंसेप्ट वीक है तो अगेन गो बैक टू द 11th स्टैंडर्ड टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम। अंडर आयनिक इक्विलिब्रियम गो इन द टॉपिक दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी Ka और Kb के डेरिवेशंस को एक बार रेफर करो, इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अल्फा। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ वन मोल alpha moles are being ionized. Out of 1 mole alpha moles are being ionized. Out of 1 mole alpha mole ionize होंगे तो कितने बनेंगे? 1:1:1। अगर अल्फा आयोनाइज होंगे तो बनेंगे अल्फा। मैंने HA का लिया 1 मोल, ध्यान से सुनो, HA कितना लिया? 1 मोल और C मोल। अगर ये 100% आयोनाइज होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो मुझे मिलता H कॉन्सेंट्रेशन C एंड A- कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो C, बिकॉज ये पूरा आयोनाइज हो जाता। लेकिन ये 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये कम आयोनाइज हो रहा है तो आउट ऑफ 1 मोल, whole 1 mole is not getting ionized. Out of 1 mole only alpha moles are getting ionized. So produce कितना होगा? अल्फा एंड अल्फा from 1 mole. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C into 1 minus अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा, राइट। तो ये हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टाइकियोमेट्री divided by reactant concentration. So C cancel, Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. For weak electrolyte, alpha is much smaller than 1, so this can be neglected. 1 minus alpha is nearly equal to 1. So Ka is equal to C alpha square. So Ka is constant. So we can write alpha is equal to square root of Ka upon C. Ka is constant, so I can write alpha is inversely proportional to square root of C. C का मतलब मोलारिटी, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो अल्फा ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन का परसेंटेज ज्यादा होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, तो अल्फा विल बी मोर। इफ अल्फा इज मोर, then ions being produced C alpha and C alpha will be more. If ions will be more, the Van't Hoff factor will be more. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सॉल्यूशन में मैं वाटर ऐड करता हूं, वाटर ऐड करूंगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी मतलब उसका अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर अल्फा का वैल्यू बढ़ गया तो ज्यादा आयंस बनेंगे, और ज्यादा आयंस बनेंगे मतलब मोर पार्टिकल मतलब वेंट ऑफ फैक्टर विल बी मोर। इसका प्रूफ यहां से मिलता है। ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर। इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमेरिकली शो कर रहे हैं, नथिंग एल्स। NaCl के लिए जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होती है तो I का वैल्यू है 1.87। जब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा कम होती है 0.01 मतलब 10% कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को 10% कम किया तो फिर I का वैल्यू बढ़ गया 1.94, फिर कॉन्सेंट्रेशन को 10% कम कर दिया तो 1.97, राइट। और अज्यूमिंग के ये 100% आयोनाइजेशन हो गया तो वैल्यू कितना हो गया? 2। ये तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यूज हैं। बेसिकली आपको ये समझना है, जैसे जैसे I का वैल्यू इंक्रीज होगा, सॉरी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा अल्फा
आयोनाइज होने वाले पार्टिकल्स बढ़ेंगे, अल्फा बढ़ेगा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। ज्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होने का मतलब है ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होने का मतलब है, ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होने का मतलब है कि हमारे पास मोर पार्टिकल मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर विल बी हायर। तो एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, as alpha increases vent of factor also increases, or you can more refine it as concentration decrease alpha increase, as alpha increase number of ions increase, as number of ions increase the I value vent of factor will also increase. So ये तो हुआ theoretical part, how degree of dissociation and alpha are related. We have seen it theoretically. Now we have to see it numerically कि vent of factor और alpha का क्या relation होता है, ठीक है। So let's solve the relation vent of factor and degree of dissociation, degree of dissociation that is alpha, ठीक है। So I am taking 1 mole of A, कोई सॉल्ट है, इसका मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया, ठीक है, और ये सब्सटेंस आयोनाइज हो जाता है और बनाता है n मोल्स ऑफ A। डिसोसिएशन हो रहा है इसके अंदर, dissociation, right? Let's say its initial concentration is 1 mole per liter, so this will be 0 क्योंकि इनिशियल है, अभी आयोनाइजेशन हुआ नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, इसका मतलब 1 मोल में से आयोनाइज कितना हो जाएगा, अल्फा, तो प्रोड्यूस कितना होगा, n अल्फा, ठीक है। 1 से बनता है n, तो अल्फा से कितना बनेगा, n अल्फा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और आई कैन राइट taking alpha common from here 1 plus alpha into n minus 1, यहां से अल्फा कॉमन लेके this many particles are present in the solution, और वेंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व्ड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व्ड कितना है, 1, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व्ड कितना है, 1, और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना है, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, रीअरेंज करो, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ, सपोज आई नो द वेंट ऑफ फैक्टर I, ठीक है, तो मैं अल्फा फाइंड कर सकता हूं। सपोज आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा, कितने परसेंट आयोनाइजेशन हो रहा है, तो मैं I का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। n का क्या होता है, व्हाट इज n हियर, राइट, n बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर आयोनाइजेशन। जैसे
आप K2SO4 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट बनेगा, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट बनेगा, तो इसका मतलब कितने पार्टिकल बने? 3, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब एक बार ध्यान से समझ लो, आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसने आयोनाइज होके बनाया n मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वही सब्सटेंस आयोनाइज हो गया तो उसने बनाया n मोल ऑफ सब्सटेंस। सपोज एंटायर सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो सभी 100 डिसोसिएट नहीं हो रहे, सम आर डिसोसिएटिंग, सम आर नॉट डिसोसिएटिंग। ठीक है, तो आउट ऑफ 1 मोल अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं, आउट ऑफ 1 मोल अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा, और 1 से बनता है अल्फा, तो सॉरी 1 से बनता है n, तो अल्फा से कितना बनेगा? n अल्फा। तो आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व कितना किया था? 1 मोल। आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था 1 मोल, और सॉल्यूशन के अंदर टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये पार्टिकल्स हो गए इन द सॉल्यूशन 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसमें से अल्फा कॉमन लिया तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। इतने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट हैं। तो पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड, दिस इज इक्वल टू द वेंट ऑफ फैक्टर i। इसको सॉल्व करके हमें रिलेशन मिल गया अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एसिटिक एसिड आयोनाइजेस 10%। एसिटिक एसिड 10% आयोनाइज होता है, पूरा आयोनाइज नहीं होता। एसिटिक एसिड 10% आयोनाइज होता है, तो उसके लिए I का वैल्यू कितना होगा? दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो देखो, एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH, और ये आयोनाइज होके क्या बनाता है? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो जब एसिडिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो कितने मॉलिक्यूल बनाता है? 2, तो n का वैल्यू तो हो गया 2। अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज आयोनाइजेशन अपॉन 100। परसेंटेज आयोनाइजेशन अपॉन 100 इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 और अल्फा का मतलब होता है आउट ऑफ 1। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना आया? अल्फा का वैल्यू आपके पास आया 0.1। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.1। i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है? 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो n का वैल्यू कितना होगा? 2। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0.1 is equal to I minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1 is equal to 1. So I is equal to 1.1. इसका मतलब ध्यान से सुनो, अगर एसिटिक एसिड 100% आयोनाइज होता, सपोज अगर एसिटिक एसिड सपोज या कोई और इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होता, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब 100% आयोनाइजेशन, देन I minus 1 is equal to n minus 1, so I is equal to n। यही तो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। अगर 100% डिसोसिएशन होता है, अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो जो n का वैल्यू है वही I का वैल्यू हो जाता है। यहाँ n का वैल्यू कितना है? 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, मतलब n का वैल्यू कितना है? 3, तो I का वैल्यू भी कितना हो गया? 3।
बट ये कब होगा, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा 1 नहीं है, जैसे यहां पे अल्फा का वैल्यू है 10% मतलब 0.1, अल्फा का वैल्यू 0.1 है, तो हमने आई का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आ जाएगा 1.1। इन शॉर्ट this relation is very crucial and you have to remember for the numerical. In case of ionization or in case of dissociation, alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. Now the next part, अगर डिसोसिएशन नहीं होता है, सपोज एसोसिएशन होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बना लेते हैं। सपोज डिसोसिएशन नहीं होता, एसोसिएशन होता है, 2 या 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो अल्फा और आई का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम लिखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर and degree of association. N moles of the substance are taken, N mole of the substance are taken and they form 1 mole of A. मैंने 2 मोल लिया तो 1 बन गया, या 3 मोल लिया तो 1 बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट CH3COOH 2 moles इन बेंजीन, ये बन गया CH3COON, ठीक है, CH3COO ट्वाइस, मतलब 2 मॉलिक्यूल ने कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लिया, 2 ने कंबाइन होके एक बना लिया। इसका मतलब मैं यहां पे बोलूंगा N इज इक्वल टू डायमराइजेशन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सपोज 2 मोल की जगह मैंने लिया N मोल ऑफ A, और N मोल ऑफ A ने आयोनाइज होके एसोसिएट होके बना दिया 1 मोल ऑफ AN, ठीक है। तो इनिशियल मैंने लिया, इनिशियल सपोज आई टेक 1 मोल, तो दिस विल बी 0, राइट। Now from N mole you get 1 mole, from N mole you get 1 mole, like from 2 mole you get 1 mole. Similarly from N mole you get 1 mole. N mole से कितना मिल रहा है 1 mole, तो 1 mole से कितना मिलेगा, अगर N mole से मिल रहा है 1, तो 1 mole से कितना मिलेगा 1/N। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम यह है कि 100% मॉलिक्यूल एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, 100% मॉलिक्यूल्स डायमराइज नहीं हो रहे हैं। अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए तो सम मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटिंग एंड सम आर नॉट एसोसिएटिंग एट ऑल। तो हम आई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने कहा आउट ऑफ 1 मोल अल्फा हैव अंडरगॉन एसोसिएशन, आउट ऑफ 1 मोल अल्फा हैव अंडरगॉन एसोसिएशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, N मोल से बनता है 1 मोल, तो 1 मोल से बनेगा 1/N मोल, तो अल्फा मोल से कितना बनेगा अल्फा/N। 1 N से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1/N, तो अल्फा से बनेगा अल्फा/N, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो गया अल्फा/N। सो टोटल पार्टिकल इन सॉल्यूशन, पार्टिकल में टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/N, राइट। I is equal to total particles in solution 1 minus alpha plus alpha/N divided by total particles dissolved. Total particles dissolved कितना है 1, और solution के अंदर particle कितने हो गए 1 minus alpha plus alpha/N. This many particles are present in the solution, ठीक है। So I can rearrange the equation and I can write
1 माइनस आई, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, टेक इट ऑन द RHS 1 minus I and bring it alpha term on the LHS, alpha minus alpha by n. Taking alpha common, alpha is equal to 1 minus 1 upon n is equal to 1 minus I. So अल्फा यहाँ पे n एलसीएम लिया, n अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई. सो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू n अपॉन n माइनस 1. अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 इंटू एन अपॉन एन माइनस 1. यहाँ n का मतलब क्या है? n का मतलब है अगर डाइमराइजेशन हुआ तो n का वैल्यू 2. कितने पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. एसोसिएशन के केस में जितने पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं n, और डिसोसिएशन के केस में जितने पार्टिकल्स बनते हैं हम उसको बोलते हैं n. जैसे पोटेशियम सल्फेट डिसआयोनाइज होकर 3 पार्टिकल बना सकता है, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो मैं बोलूंगा n का वैल्यू 3 है. लेकिन एसोसिएशन के केस में जितने पार्टिकल्स बनते हैं उसको n नहीं बोलते, जितने पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं उसको n बोला. ठीक है, तो अब अगर हमें पता है कि कितने परसेंट पार्टिकल एसोसिएट होते हैं तो हम i का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Find I if acetic acid dimerize 50% in benzene. जब मैं एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए वो आयोनाइज होता है. लेकिन अगर मैं उसको बेंजीन में डिसॉल्व करता हूं तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और उसका डायमराइजेशन हो जाता है. लेकिन सभी मॉलिक्यूल डायमराइज नहीं होते, लेट्स से 50% होते हैं. तो यहां पे डायमराइज होने तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा परसेंटेज 50, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 यानी 0.5. तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 का मतलब हो गया 1. ठीक है, सो 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0.25. सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75. हमने पहले ही कहा था डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, और एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू हमेशा कम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं. सो प्रैक्टिस दीज डेरिवेशंस. अल्टीमेटली आपको ये 2 एक्सप्रेशंस हमेशा याद रखने हैं, एसोसिएशन के लिए अल्फा और एसोसिएशन के लिए अल्फा और डिसोसिएशन के लिए अल्फा. फॉर सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल्स वी फ्रिक्वेंटली रिक्वायर दीज 2 थिंग्स. होप दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर. नहीं समझ में आया तो पूरे कंसेप्ट को एक बार दोबारा देखिए, एंड देन इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल हैव द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द वेंट ऑफ फैक्टर.